एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में। सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर पर बने हुए पंडाल पर सियासत हो रही है। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल को नोटिस भेजे जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले इस पंडाल का उद्घाटन किया था। अब कोलकाता पुलिस ने संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल में लाइट एंड साउंड लगाने वाली जयपुर की कंपनी को लाइसेंस और दस्तावेज को लेकर नोटिस भेज दिया। पंडाल के आयोजक और बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए पंडाल बंद करने तक की धमकी दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी के भी दिल में काबा हो सकता है और नजर में मदीना हो सकता है। ममता जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, राहुल जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मगर शक तब पैदा होता है कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। वो लोग जो आमंत्रण करने पे राम मंदिर नहीं गए, वो बगैर आमंत्रण के दुर्गा पंडाल में आकर काबा और मदीना की अकीदत अपने दिल से इजहार कर रहे हैं। तो मुझे ममता बनर्जी जी से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और राहुल गांधी जी से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इस विषय के ऊपर आपकी पार्टी का असली मंतव्य क्या है, यह हमें स्पष्ट जानना है। एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वह ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुन लिया। पहले तो पंडाल के ऊपर इतना बवाल हो गया, उसके बाद जो लाइट एंड साउंड वहां पर कर रहे थे उनको नोटिस थमा दिया गया। ये तो वाकई में इंटेंशनल है। इंटेंशनल क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि अब हमेशा मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार की तरफ पहुंचना बहुत कठिन है। अभी तक मैं ये कहता रहा हूं, लेकिन आज ये जो समाचार मैं सुन रहा हूं, अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जाहिर है, एक घटना से न तो कोई सरकार बनती है न बिगड़ती है। एक घटना से ऐसा भी नहीं हो कोई लोग बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह की मानसिकता है, इसको आप समझिए। अगर उस पंडाल का उसकी शुरुआत, उद्घाटन कहें या जो भी कहें, उसकी पूजा करके वो शुरुआत की गृह मंत्री अमित शाह ने। अभी मैं उसके वीडियो देख रहा हूं। संतोष मित्रा स्क्वायर जो दुर्गा पूजा समिति है, सबसे ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर अभी देखा और जितने विजुअल भी देखिए सर, कितने अच्छे विजुअल जो लाइट एंड ऑपरेशन सिंदूर को तो कई बार होता है ना कि आप किसी चीज को थोड़ा लग रहा है कि ठीक है भाई, लेकिन जब आपने उसको प्रतिरोध करना शुरू किया तो जो मानसिकता होती है, जो मेंटेलिटी होती है, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी कि आप हिंदू विरोधी हैं, तो फिर वो बताएगी कि देखिए ममता जी खड़ी थी, मदन मित्रा कह रहे थे कि भाई हमारे दिल में तो काबा और मदीना, क्या मक्का मदीना, क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है, अब वो ध्यान में नहीं आ रहा। जब आप ऐसे बोलते हैं तो क्या हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं का त्योहार क्या प्रहसन का विषय है क्या? और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म है कि आप दुर्गा पूजा पंडाल में खड़े होकर आपको मक्का मदीना याद आ रहा हो। मक्का मदीना के अपने संदर्भ हैं, उनको सम्मान रखिए, उनके सम्मान की जगह दूसरी है। लेकिन यहां आप वो सारे सम्मान चाहते हैं। आप चाहेंगे कि मंदिर में तो टोपी लगाकर चले जाए, और इसीलिए क्या टीका लगाकर कहीं और जाने देंगे? अब ये जब राजनीति इस तरह से होती है तो उसकी चर्चा भी इसी तरह से होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ममता जी को हटाना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि ममता जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नहीं, मक्का मदीना जाके फिर कह दें फिर दुर्गा माता की जय, वो करेंगे क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये कितनी पेटी पॉलिटिक्स है। मैं तो उसको वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो राजनीति का कोई, इस पर, इन मुद्दों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर अगर उस पंडाल में चल रहा था तो चला देते, क्या दिक्कत है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कौन सी समस्या आ गई है?
और रही बात मक्का मदीना की या उसकी, तो ठीक है, सर्दी का संदर्भ अलग अलग होता है। नवरात्र में देवी के भजन होने चाहिए और रमज़ान में मक्का मदीना पर बात करिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे बंगाल के चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, आपको इस तरह की वहाँ कलकत्ता से और पश्चिम बंगाल से इस तरह की घटनाओं की खबर बहुत मिलेगी। कुछ घटनाएं तिल बराबर होंगी, उनका ताड़ बनेगा, कुछ ताड़ बराबर होंगी, उनको और बनाया जाएगा। दोनों तरफ से कोशिश होगी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी होगी, भारतीय जनता पार्टी ये की तरफ घटना से भी तिल होगी। है या ताड़ है सर? ये तो कोई सामान्य घटना है। पुलिस को मतलब जो है, अगर लोगों को मान लीजिए दिक्कत थी कि आवाज़ ज़्यादा हो रही तो उस कारण पे बंद कराना चाहिए, तो सारे बंद कराओ। और अगर आप खाली स्पेसिफिक बंद करा रहे हो तो कोई कारण देना चाहिए, किसी चीज़ को बंद कराने के पीछे आधार देना चाहिए ना। खाली ऑपरेशन सिंदूर है या वो है, उस वजह से बंद करा रहे हैं तो उसके पीछे तो सवाल उठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थानीय स्तर की घटना मुझे है। ध्यान आ रहा है कि अभी जब गणेश चतुर्थी के वक्त महाराष्ट्र में जब गणपति पंडाल भी बनाया गया था सुमेर जी, तो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया था, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जो भी बड़ा घटनाक्रम होता है उसकी थीम लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर थी, ऑपरेशन सिंदूर ली, अगले साल कोई और दूसरी घटना होगी, कोई सामाजिक होगी, कोई वैश्विक घटना होगी। भाई कभी कभी इकोसिस्टम पर होता है बिल्कुल कि आपकी ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन गणपति जी होंगे, ग्रीन पूरा पंडाल होगा, ग्रीन दुर्गा पूजा होगी। इतनी आपत्ति ऑपरेशन सिंदूर से। और देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी का जिक्र किया था तो महाराष्ट्र में एक गणपति पूरे स्वदेशी के थीम पे बने हुए थे कि स्वदेशी के लिए आत्मनिर्भर कर थीम पे मैसेज देने के लिए बनाया गया था। और आप देखिए, अगर बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा में काबा का जिक्र होगा तो ममता बनर्जी की सरकार की मानसिकता क्या है। और जब आपको ये भी मतलब बता दूं कि जब अभी दुर्गा पूजा के लिए जो सरकार ने स्पॉन्सर किया था, पैसा दिया था, उन पंडालों से कह दिया गया था सारे लोगों से, आयोजकों से, कि ध्यान रखना यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आना चाहिए पूजा करने के अंदर। आपको जो पैसा दिया जा रहा है, सरकार पैसा दे रही है। बयान रिकॉर्ड में ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया था नेताओं की तरफ से। ये सरकार रिकॉर्ड में बिल्कुल सरकार का आधिकारिक बयान नहीं था, लेकिन सरकार के जो टीएमसी के जो नेता है पार्टी के, उन लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार से अगर आप अपने पंडाल लगा रहे हो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आना चाहिए। यह हमारा पैसा है, हमारे नेता ही आएंगे। इस तरीके से अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी मुसलमानों को जिस तरह के तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप किसी को नोटिस दे देते हो, हम पैसा दे रहे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता दर्शन करने नहीं आ सकता, वहां पर आप काबा और कबीला के आप वहां पे गाने बजवा रहे हो, तो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश की जो स्थिति है वही बंगाल का अंदर लेकर आना चाहती है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी लगातार दौरा हो रहा है, अमित शाह वहां पर गए थे, इस बार वहां पर ममता बनर्जी का सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल का जो भद्र लोग है, जो पढ़ा लिखा तबका है बंगाली, वो भी समझ गया है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब कहां जा रही है। और अभी अगर ममता बनर्जी से छुटकारा नहीं पाया तो बहुत देर हो जाएगी। यही समय है कि ममता बनर्जी से छुटकारा पाया जाए। चुनाव आने से पहले, चाहे वो लोकल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, चुनाव आने से पहले इस तरीके की हम चर्चा करते हैं। लेकिन विजय जी, हमने देखा है कि बंगाल की पॉलिटिक्स बदलती ही नहीं है। बंगाल जो है ना ज़्यादा पोलराइज स्टेट है, दोनों तरह से, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी, तो दोनों तरीके से। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिक्स के लिए जिस तरह का पोलराइजेशन किया जा रहा है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप वहाँ जो दुर्गा पंडाल चल रहे हैं उसमें कुछ और धर्म की या किसी और चीज़ की बात करें, वो कोई पोलराइज नहीं कर रहा, किसी को कोई बहुत फ़ायदा उससे हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो कर रहे हैं। और इसमें तो एक और नेशनल इशू भी आ गया कि वो ऑपरेशन जो है सिंदूर पर पंडाल बना हुआ है, यदि आप उसे बंद करने की बात कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि हाँ, राष्ट्रीय गौरव की बात है। और यदि आप कहें कि वहाँ पर लाइसेंस की वजह से बंद किया गया है या किसी और वजह से, तो यदि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो ममता बनर्जी का हो, रेखा गुप्ता जी का हो, जिसको चाहे उसको किसी भी बहाने से बंद कर सकता। मतलब ये एक्सक्यूज तो चल ही नहीं सकता कि नहीं इस वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर का, उस पर जांच करवा लीजिए, जो भी करना है कानून कीजिए, सजा दीजिए, फाइन लगाइए, लेकिन और इस पॉलिटिक्स का बहुत फ़ायदा नहीं होता। और अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये कदम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाला कदम होगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मीनाक्षी, पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये जो आयोजन होते हैं दुर्गा पूजा के, गणपति उत्सव के, जो भारी धार्मिक आयोजन थे, इनका राजनीतिक इस्तेमाल बहुत होने लगा है। पॉलिटिकल, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे या कोई पार्टी करे, ये बहुत पहले ऐसा नहीं था। पहले रामलीलाओं में इन पर हर दल के लोग जाते थे और ये हर दल के कार्यक्रम होते थे, समाज के कार्यक्रम होते थे। लेकिन अब जैसे अभी इन्होंने कह दिया था रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में कि सारे दुर्गा पंडालों में मोदी जी की तस्वीर लगाई जाए, बोला था।
तो इस तरह का जो राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है, मुझे लगता है ये भी बहुत उचित नहीं है कि हमारे धार्मिक आयोजनों का पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। नहीं, कोई भी करे, ये तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये राष्ट्रीय गौरव की मैं बात ऑपरेशन थी। सिंदूर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात आपकी कर रहा बात हूं। बिल्कुल, आपने इन जनरल मैं बोला, इसकी बात आपने नहीं इसमें कर रहा दिल्ली की भी बात शामिल की, लेकिन यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर का पूरी तस्वीर थी, पूरा थीम थी, वीडियो चल रहे हैं, इसे लेकर ममता बनर्जी को क्या आपत्ति हो गई? तो आरोप अगर अब उन पर लग रहे हैं तो इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, लेकिन शायद अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मुश्किल ये भी है ना कि अगर नेशनल इश्यूज पे कोई बात हो रही है और वो कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से जोड़ देगी तो राजनीतिक हो ही जाता है। ये भी मुश्किल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, अमित शाह जी ने ऑपरेशन जाके सिंदूर ये तो राष्ट्रीय inaugurate गर्व कर का दिया। विषय है, लेकिन एक वर्ग है जिसको ये लगता है कि अगर इसकी ज्यादा बात होगी तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो ये थोड़ा, और मुझे तो दिल्ली में भी याद है कि सोनिया जी एक रामलीला कमेटी में जाती थी, अब मैं दोनों का नाम भूल रहा हूं, लवकुश और दो कमेटी है ना, एक कमेटी में वो जाती थी जिसके जयप्रकाश गुप्ता हुआ करते थे, जयप्रकाश अग्रवाल गुप्ता कर रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल, और एक दूसरी थी जिसमें भाजपा के लोग जाते थे। तो मुझे तो ये मतलब बहुत लंबे समय से ध्यान में है, और यहां तक कि मैं जिस शहर से आता हूं प्रयागराज से, तो हम लोग वहां मोहल्ले में अल्लाहपुर में रहते थे, तो उस वक्त जितने कांग्रेसी नेता थे वो अल्लाहपुर की रामलीला कमेटी थी उसके सब मेंबर हुआ करते थे, और वही, लेकिन तब उनको कोई ये कहता नहीं था कि आप कांग्रेसी नेता हैं तो हम नहीं आएंगे। अब क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो लोग कहते हैं हम नहीं आएंगे। फर्क ये पड़ा है, क्योंकि हम तो अभी भी ध्यान में देते हैं, तो सारी जितनी कमेटी हमारे यहाँ तो चूंकि 10 के 10 दिन अलग अलग मोहल्ले की झांकी निकलती है, सब लोग होते हैं तो कोई मना नहीं करता, लेकिन जब आप राजनीतिक तौर पे उसको चिन्हित करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, जो नहीं होना चाहिए। जी, अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की, जहां सीतापुर में हेडमास्टर के हाथों बीएसए की पिटाई के मामले में सियासत तेज हो गई है। पिटाई कांड से शुरू हुआ विवाद जाति पर आ गया। अखिलेश यादव ने पूरे कांड को पीडीए समाज को शिक्षा से दूर रखने की एक साजिश बताया। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल स्कूल टीचर के पक्ष में उतर आए। उन्होंने कहा कि 20 सेकंड के वीडियो के आधार पर हेडमास्टर को दोषी ठहराना उचित नहीं है। सीतापुर में एक टीचर के अटेंडेंस को लेकर बवाल इतना बढ़ा था कि स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेंद्र वर्मा ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के दफ्तर में घुसकर उन्हें बेल्ट से पीट दिया। अब सभी दल इसमें अधिकारियों की जात देखकर रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे तो जुर्म देखकर रिएक्शन होना चाहिए, संविधान ये कहता है, लेकिन पॉलिटिक्स सिखाती है कि जात देखकर रिएक्शन देना चाहिए। सर, वही हो रहा है विजय जी। बिल्कुल, मतलब ये तो जुर्म ही अपने आप में काफी है जिस पर रिएक्ट करना चाहिए कि किस तरह से हेडमास्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे होते हैं वहाँ। अभी तो योगी जी ने वो लेके आए थे ना कि जाति की रैलियां नहीं होंगी, जाति नाम नहीं लिखेंगे, उसी जाति पे फिर राजनीति हो रही है। लेकिन यहाँ पर जुर्म में जाति को जोड़कर वो देखा जा रहा है। वो इलाका ऐसा है कि जहाँ पर हर चीज को जाति के चश्मे से देखने से थोड़ा सा जुर्म भी बढ़ जाता है। अब अखिलेश जी इस पर भी रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे ये जुर्म किया जा रहा है, कैसे कोई बेल्ट से पीट रहा है, तब भी बात उतनी होती ना, लेकिन उसका मानवीय पहलू नहीं, मानवीय पहलू जो है वो पीछे रह जाता है। डबल हो गया ना। हाँ। कि नहीं, जाति भी उसकी पिछड़ी है तो उसको आप मार रहे हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं मीनाक्षी, ये जो विजय जी कह रहे हैं बहुत गंभीर मसला है, और अखिलेश जी जो मुद्दा है उस पर बात करते तो बड़ा अच्छा रहता। अब चूंकि ये पीटने वाला पिछड़ी जाति का है, जिसके ऊपर बेल्ट चला रहे हैं बीएसए, वो शायद राजपूत है, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, लेकिन ये मसला क्या है, ये चला रहे हैं वो क्या, वो पिछड़ी जाति की, वो पिछड़ी जाति का प्रिंसिपल जो है। हाँ, वो वर्मा अखिलेश जी किसके पक्ष में है? अखिलेश जी प्रिंसिपल के पक्ष में। अरे सर, आप गजब सवाल पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली वो पीडीए के पक्ष में है। नहीं, लेकिन जो गंभीर बात है जी जी, कि ये सारा मसला इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंसिपल ये कह रहा है कि एक महिला टीचर है जो स्कूल आती नहीं लेकिन कहती है अटेंडेंस लगाओ, और उसको बीएसए साहब वो समर्थन दे रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो ये तो हरकत किसी की नहीं मानी जा सकती कि प्रिंसिपल जाके वो बीएसए को पीटने लगे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रिंसिपल को उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, बीएसए नहीं तो उसके ऊपर करानी चाहिए, ऊपर करानी। यहां, और ये पूरे प्रदेश का मसला है, हर जगह होगा कि टीचर क्या है जिसका जुगाड़ है वो किसी को पैसा देकर या बीएसए को कर या जो भी, तो अब ढेर सारा मामला चला। अब अखिलेश जी की मुश्किल ये है कि वो हर चीज में पीडीए जोड़ने के प्रति इतना आग्रही है, मतलब आग्रही क्या दुराग्रही हो गए हैं कि मसला ही खत्म हो जाता है। अब इतना गंभीर मसला है, इस पर तो उनको बात करनी चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं सर। मैं जरा पढ़ दूं, जिन गांव में पीडीए समाज के लोग अधिक हैं और उनमें भी मल्लाह जैसे समाज जिनके बीच पीडीए की नई चेतना का प्रसार हो रहा है, वहां भाजपा सरकार पीडीए पाठशाला खुलने के डर से आप सीधे स्कूल बंदी नहीं करवा पा रही, तो सत्ता सजातीय लोगों के द्वारा टीचर ना भेजकर झूठी हाजिरी लगाने का दबाव प्रधान अध्यापकों पर बनवा रही है। कौमा बड़ा मुश्किल से आता है इनकी बातों
साथ में। ये भी स्कूल बंदी का एक और नया तरीका है। ये स्कूल बंदी का तरीका बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सत्ता पोषित उच्चाधिकारियों के दुर्व्यवहार से ही जो अंतहीन आक्रोश उपजता है वो अंततः हिंसक भी हो जाता है। नाइंसाफी किसके साथ हो रही है? पूरी बात में खाली बातों के छल्ले बनाते रह गए विनोद जी। नाइंसाफी तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी न्याय होना चाहिए और जो बेल्ट से पीट रहा है उस पर भी न्याय होना चाहिए। दोनों तरफ से न्याय होना चाहिए। बेल्ट से पीटना कोई समाधान नहीं है और बिल्कुल नहीं है। अपने आप में भी अपराध है कि आप एक अधिकारी को बेल्ट से पीट रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो वर्मा जी, जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनको सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, कि वो अगर शिक्षिका नहीं आ रही है और बीएसए दबाव डाल रहे हैं, उनको अटेंडेंस दीजिए। तो बीएसए के ऊपर डीआईओस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते हैं, उनको आप शिकायत कर दीजिए और बड़े अधिकारियों को कर दीजिए और कंप्लेंट भेजिए। अब जाके बेल्ट से पीटने लगे, ये तो मतलब अपने आप में जो है अपराध है। भाई गलती किसी की भी हो, आपको बेल्ट से मारने का अधिकार तो नहीं है। ये तो नहीं है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसको भी गलत करने का अधिकार नहीं है ना। इसकी जांच करानी चाहिए। अगर बीएसए दबाव बना रहे हैं कि किसी महिला टीचर का आप अटेंडेंस लगाइए, और ये पूरे प्रदेश की समस्या है ये, चूंकि मैं तो निजी तौर पर जानता हूं बहुत से टीचर हैं वो जाएंगे नहीं, कुछ पैसे देकर कुछ जुगाड़ लगाकर और आप अपनी अटेंडेंस लगवा देते हैं। और पीएचसी वाले डॉक्टर, हाँ, वो भी वहां भी ये चलता है, गाँव नहीं जाएंगे, उसके पैसे दे देंगे। तो ये तो पूरे प्रदेश की समस्या है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। करा करके इनके ऊपर जो कार्यवाही हो प्रधानाचार्य जी पर तो अलग है, लेकिन बीएसए पर भी जो है जाति से नहीं जुड़ता है, लेकिन ये सबकी अपराध है। ये तो मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि भाई ये तो मतलब ये अगर एक टीचर मारपीट कर रहा है तो शिक्षक कैसे है, मतलब देखना शिक्षक क्या शिक्षा देगा छात्रों को। जो शिक्षक इस तरह से व्यवहार कर रहा है वो अपने छात्रों को क्या शिक्षा देगा। तो मुझे लगता है कि यूपी में तो इस बात पे भी योगी सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे शिक्षक उनके अपॉइंट किए हुए, मतलब पुराने समय से है, कब से, कि जो इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे, उनकी अटेंडेंस लग जाती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। अब स्कूल की हालत, मतलब पूरे देश के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हालांकि अब काफी सुधरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये सीन देखने को मिल रहा है तो ये बताता है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा माफिया और शिक्षा के अधिकारी किस तरीके से अपना सिंडिकेट चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, किस तरीके से वहां पे एक आपराधिक तंत्र स्थापित हो गया है। मतलब पैसों का बड़ा लेन देन होता होगा, इसके पीछे तमाम भ्रष्टाचार होते होंगे। तो पूरी जांच होना चाहिए। अगर शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब होगी तो छात्र कैसे पढ़ के निकलेंगे वहां से? बिल्कुल ठीक बात। एक और अब अगली खबर पर उसको लग रहा हो जो बेल्ट से मार रहे हैं कि ये लातों के भूत है। आपका ये जो हल्के से आता है ना सरकाज़्म, जबरदस्त होता है। मंत्री जी जब कहते हैं लातों के भूत, बात तो नहीं मानते, तो उन्होंने अमल कर दिया उस पर। आ गई थी बात। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के नूह में चोरी और साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग भी की गई। इसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए 13 आरोपियों को अरेस्ट किया है। नूह की तावडू में पुलिस टीम आरोपी आजाद शाहिद नाम होना चाहिए, शाहिद शाहरुख और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए रेड डालने के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने दबिश डाली, आरोपी आजाद ने पिस्टल से पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद उपद्रवियों की टीम आ गई और पुलिस टीम पर पथराव किया गया। मौके से राइफल, देसी कट्टा, अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए गई अवैध हथियार और राइफल तक से हमला कर दिया गया। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि इसका मतलब एक पैरेलल सिस्टम पूरा चल रहा है। पैरेलल सिस्टम नहीं चल रहा होता तो फिर ये अवैध हथियार कहाँ से आते? वाहन चोरी का मामला, मेवात जो है ना जी, ये साइबर क्राइम के लिए और ये जो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उसके लिए बहुत बदनाम है। सीरीज भी बनी थी, मुझे ध्यान, वो जामताड़ा भी बनी थी। अच्छा, वो जामताड़ा में थी। अच्छा, ये मेवात की है, ये भी उसी उसमें जो है बहुत बदनाम है ये इस मामले में। तो हो सकता है कुछ इस तरह का गिरोह चल रहा हो और पुलिस ने वहाँ पर रेड की हो, इसीलिए जानकारी मिली हो। लेकिन अब जिस तरह से पुलिस पे हमला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि गिरोह जो है साधारण गिरोह नहीं, उसके पास हथियार भी हैं, उनको समर्थन भी है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। पुलिस पर सीधा हमला कर दिया गया, खुला हमला है। दुस्साहस है पुलिस पर हमला। आमतौर पर तो पुलिस की वर्दी लेके लोग भागते थे, लेकिन पुलिस पे हमला करना तो ये साधारण बात नहीं है। 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत दुस्साहस की बात नहीं। जिस कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो आदत ही है ना कि जहाँ पुलिस की वर्दी दिखे, जहाँ कानून के पालन करने वाले लोग हो, वहाँ गैर कानूनी काम करो। गैर कानूनी काम रोकने के लिए कोई आया तो उसके ऊपर हमला कर दो। जो बरेली में भी कल क्या हुआ था, यही हुआ था ना, हथियार थे, असले निकले उनके पास, बंदूकें निकली उनके पास, तमाम तरह के हथियार निकले। जब कल पुलिस ने जो बताया था आर्या जी ने, बरेली के एसएसपी साहब ने, कि किस तरीके से हथियार उनके पास जब्त हुए।
तो अब इस तरीके से हथियार लेके आप रह रहे हो, वहां पर गैर कानूनी काम कर रहे हो, पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, जांच करने आ रही है, तो पुलिस पर हमला कर रहे हो, सीधे सीधे आप प्रशासन पर हमला कर रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे असामयिक तत्वों की मुझे लगता है एक धरपकड़ शुरू करना चाहिए। ये तो हरियाणा का मामला है। हाँ, ये तो हरियाणा में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर होता है ये, और हरियाणा में भी इस बात की बहुत जरूरत है। अब तो सैनी साहब की बात सरकार है, बीजेपी की है, बिल्कुल नहीं, सैनी साहब की सरकार अभी है, तो सैनी साहब बनी है, तो जिस 10 साल तरीके से ही तो वहां हुए काम हैं। कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साल से नूह में तो अभी पिछले टाइम दंगा भी हुआ था, अभी बहुत समय नहीं हुआ। हनुमान जयंती पे जिस समय नूह पे दंगा हुआ था, जिस तरीके से पथराव हुआ था, कितना बड़ा बवाल मचा था वहां पर। लेकिन ये जो हमीर जी ने कहा कि एक कम्युनिटी की, मैं इससे थोड़ा सा, विकास दुबे किसी और कम्युनिटी का था जिसने पुलिस पे 9 लोगों को मारा था, समझे, वो भी ऐसा नहीं। आप कहना चाह रहे हैं अपराध की कोई अपराध की कोई कम्युनिटी नहीं। जावली गांव जो है यहाँ है, वहाँ दिल्ली पुलिस हमेशा रेड मारती थी और वो मदन भैया वगैरह सब थे और खूब मुकाबला होता था। तो कम्युनिटी से सवाल नहीं है, ये अपराधियों का मसला है, वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। एक पॉइंट में जोड़ दूं बस, मेवात का ये पूरा इलाका बहुत बदनाम है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, अपराध बहुत होता है, निश्चित तौर पर मुस्लिम ही सबसे ज्यादा है। दंगा भी जब हुआ था ब्रजमंडल यात्रा के समय, उसके बाद पुलिस लगानी पड़ी थी। जो विनोद जी ने कहा उस संदर्भ को समझिए, जामताड़ा के बाद सबसे ज्यादा साइबर अपराध इसी नूह मेवात से होता है। भारत सरकार की इससे निपटने की क्या रणनीति है? एक तो कानूनी व्यवस्था है जो राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार ने इसको आकांक्षी जिलों की लिस्ट में डाला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में, जिससे कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो तैयार हो सके, उनको रोजगार मिल सके, उनको बेहतर तरीके से मुख्यधारा में लाया जा सके। और जाहिर जो अपराधी हैं वो तो अगर मतलब हिंदू है मुसलमान उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां वो मुस्लिम है तो उससे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है वो काम बिल्कुल ठीक। आज कहानी कुर्सी को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।